प्रश्न आता हो। अब जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है, इस बीच यूनुस का कुछ प्लान भी है जो सामने आ रहा है। मैं प्रोफेसर मनोज का रुख करूं उससे पहले यूनुस के इस प्लान पर भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस का नापाक प्लान सामने आया है जिसको लेकर चर्चा अब हो रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान का ऐलान यहां पर सामने आया। म्यांमार के साथ में बांग्लादेश एक कॉरिडोर बना रहा है, एक सहायता गलियारा बनाने की योजना में अब बांग्लादेश नजर आ रहा है और इस गलियारे का सीधा सीधा मकसद भी होगा, इसका मकसद होगा 80,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजना। यानी ये एक सिचुएशन हो सकती है जिस पर शायद बांग्लादेश राजी हुआ हो। रोहिंग्याओं को रखाइन भेजने के लिए बांग्लादेश की ये प्लानिंग है और इसी का हिस्सा कि अब सपोर्ट कर देते हैं इस युद्ध में। रखाइन राज्य में प्रभाव बढ़ाने पर बांग्लादेश का जोर है। बांग्लादेशी आर्मी ने टेक ऑफ के पास में बेस बनाना शुरू कर दिया है। टेक ऑफ से म्यांमार में विद्रोहियों की मदद अब यहां पर करती हुई नजर आएगी। बांग्लादेशी आर्मी कॉक्स बाजार हवाई अड्डे को भी ड्रोन बेस के तौर पर विकसित किया गया है। साथ ही तुर्की निर्मित ड्रोन उड़ान यहां पर भरते हुए नजर आएंगे। रखाइन में विद्रोहियों की मदद करते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, यहां पर बांग्लादेशी सेना यहां सामने तो आ रही है। लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार, क्या ये वाकई रोहिंग्याओं को जहन में रखते हुए मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग होगी जिसके बाद बांग्लादेशी सेना सपोर्ट के लिए तैयार हो गई? देखिए रचना जी, ये जो एरिया है बहुत ही वर्टाइल और बड़ा ही मतलब अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और अब जिस प्रकार से आप देखिए पूरे साउथ एशिया रीजन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बीएलए हो, और इधर अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से हसीना जी को हटाया गया, अपदस्थ किया गया, और जिस प्रकार से यूनुस सरकार आए तो उन्होंने आने के बाद से घोषणा की थी कि हम 19 डेज के अंदर में वहां पे इलेक्शन कराएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पे जो भी सरकार चुन के आएगी। लेकिन अब इस तरीके की जो घटनाएं जो घट रही है, जो वहां पे एक्ट दिख रहा है बांग्लादेश का, तो आप समझ सकती हैं कि जो एजेंडा जॉर्ज सोरोस ने बनाया था उसी एजेंडे पे आज बांग्लादेश आज भी एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आने के बाद से जो एक मैसेज गया और जिस तरीके से बांग्लादेश का जो सपोर्ट सिस्टम कम हुआ, और आप देखिए उसी के बाद यूनुस चाइना में भी गए और वहां से उन्होंने सपोर्ट मांगा, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बात की तो आप उसी से जोड़ के म्यांमार को देख सकती हैं। क्योंकि देखिए नो डाउट रोहिंग्या आज एक चैलेंजेज है, और ऑब्वियस है जिस प्रकार से वहां पे अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस के जो एक इंटरफेयर कर रहा था और जिस तरीके से कुछ एरिया को जो कैप्चर किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सैन्य आर्मी को भी एक तरीके से एक्सपोज कर रहा था। अब रही बात कि देखिए भारत के लिए दोनों ही नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बांग्लादेश हो और म्यांमार हो। म्यांमार हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा बॉर्डर कवर करता है, जिसे हमारे सातों स्टेट जो 7 सिस्टर स्टेट की बात करते हैं, और वहां पे इस तरीके की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी की गई है। देखिए जब से म्यांमार का ओरिजिन हुआ है तब से वहां पे सिविल वार होते रहे हैं, कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। इसके पहले भी आप देखिए 2020 में जो चुनाव हुआ था उस समय उनको 396 सीट मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी विद इन 1 ईयर्स में सेना ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, और आज भी सैन्य की आर्मी वहां पे एथनिक क्लैशेस हैं। तो इंटरनल लेवल पे म्यांमार में बहुत तरह की समस्याएं हैं, और देखिए नो डाउट आज के डेट में चाइना भी कहीं ना कहीं से उसमें रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि देखिए पूरा वर्ल्ड आज डिस्टर्ब है, और एक साउथ एशिया रीजन में जिस प्रकार से भारत अपना ग्रोथ कर रहा था और उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसमें इंगेज करने की कोशिश हो रही है जो विदेशी ताकतें हैं। इसमें भारत को बड़ा ही मतलब कूटनीति नीति अपनाना पड़ेगा, जिससे कि म्यांमार को भी बचा सके और बांग्लादेश में भी शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पे आप देखिए वेस्ट बंगाल में भी उसका रिपरकशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो वर्ल्ड क्राइसिस है, और खास करके साउथ एशिया रीजन में इसको क्रिएट किया जा रहा है, और इसमें हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से वहां शांति व्यवस्था अपना सकते हैं। और भारत म्यांमार को शुरू से मदद करते रहा है। आप देख सकती हैं इसका हमारे पास मतलब पूरा हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है, जिसमें हमने म्यांमार ने हर लेवल पर मदद किया है। अभी वहां पे भूकंप आया हुआ है, भूकंप आने के बाद से जो यूएस एड मिलता था उसको बंद किया गया, तो उसके वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को इसमें बड़े ही सही तरीके से अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से और जो विदेश नीति है उसके माध्यम से एक अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। अन्यथा जो स्थिति वहां बनते नजर आ रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में और वर्टाइल हो। जी रचना जी। अच्छा, एक बात और मुझे समझाइएगा, आपने जब इन सभी बातों का जिक्र किया उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी दे दें। बांग्लादेश पहुंचे रूस के 3 जंगी जहाज, रूस के युद्धपोत पहुंचे हैं चटगांव बंदरगाह पर। ऐसे में युद्धपोतों का पहुंचना जिस पर नजरें बाकी देशों की भी बनी हुई है, रूस की क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में दिलचस्पी यहां नजर आ रही है। बांग्लादेश की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
चीन पर क्या निर्भरता कम करना चाहता है बांग्लादेश? अभी तो चीन के दौरे पर गए थे मोहम्मद यूनुस, अब ऐसे में प्रभाव को कम करने की तरह भी देखा जा रहा है। और अब चीन की तरफ अब जिस तरीके से डिपेंड दिख रहा था बांग्लादेश, उसके बाद ये बदलाव है। चीन की बजाय रूस की तरफ अब ये हाथ बांग्लादेश का बढ़ा है। आर्मी चीफ के मॉस्को दौरे ने असर ये दिखाया है कि अब थोड़ा सा ये जो रूट है ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश के लिहाज से, या फिर ये कहिए दिलचस्पी थोड़ा अलग नजर आ रही है। दरअसल रूस की नेवी के 3 जंगी जहाज रविवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचे हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उर जमा